सन 1713 में स्विट्जरलैंड सरकार ने एक कानून बनाया कि कोई भी बैंक अपने ग्राहकों की कोई भी डिटेल्स साझा नहीं करेगा। और जब यह नियम लागू हुआ तो स्विट्जरलैंड की जो प्रमुख शहर हैं, जेनेवा, ज्यूरिख आदि, वहां फ्रांस और बाकी यूरोपीय देशों के जितने भी अमीर और शक्तिशाली लोग थे, वे स्विट्जरलैंड में पैसा रखने लगे। यहीं से स्विस बैंकों के अंदर एक गुप्तता, सीक्रेसी और मौन, साइलेंस का संस्कृति शुरू हुआ, जो आज की तारीख में स्विस बैंकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। इस नियम के बाद स्विट्जरलैंड में जो बाहरी धन का प्रवाह आ रहा था, वह सरकार के लिए काफी फायदेमंद साबित होने लगा। इसके बाद 1934 में स्विट्जरलैंड सरकार ने फिर से एक और कानून पास किया, बैंकिंग एक्ट ऑफ 1934, जिसके आर्टिकल 47 के तहत अगर स्विट्जरलैंड का कोई भी बैंक अपने ग्राहक की डिटेल्स विश्व की किसी भी सरकार या टैक्स एजेंसी को साझा करता है तो यह दंडनीय अपराध होगा, भले ही वह डिटेल्स किसी अपराधी की ही क्यों ना हो। जो भी इसे तोड़ता है उसे 5 साल तक की सजा हो सकती है। यह कानून उस समय और आज भी दुनिया के सबसे कड़े बैंकिंग कानूनों में से एक माना जाता है। यह सब देखकर दुनिया भर के अमीर और प्रभावशाली लोगों के लिए स्विट्जरलैंड एक आकर्षक गंतव्य बन गया, क्योंकि उन्हें अब अपनी काली धन या अपार संपत्ति के लिए किसी को जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं होती, अपने ही देश की सरकार को भी नहीं। ओसामा बिन लादेन तक के लिए स्विस बैंक पहली पसंद थे। स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी खासियत यह रही और अब भी है कि यह देश राजनीतिक रूप से तटस्थ, पॉलिटिकली न्यूट्रल है। उदाहरण के लिए, अगर पाकिस्तान में ऐसा कोई बैंक होता तो भारतीय लोग उसमें पैसा रखने से बचते, चाहे बैंक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि स्विट्जरलैंड किसी का पक्ष नहीं लेता। स्विट्जरलैंड ने 1501 से लेकर आज तक किसी युद्ध में भाग नहीं लिया है। यह बात एक देश के लिए बड़ा लाभ है, इसलिए दुनिया भर के लोग अपना धन स्विट्जरलैंड में रखना शुरू कर देते हैं। हाल ही में भी कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि 1944 में जर्मनी के इंटीरियर मिनिस्टर हेनरिच हिमलर ने भी स्विट्जरलैंड में कुछ विशेष व्यवस्था की थी। यह कहना सही नहीं होगा कि स्विस बैंकों में केवल सुपर रिच या काले धन वाले लोग ही पैसा जमा करते हैं। कई बार लोग प्राइवेसी के अलावा और भी कई कारणों से यहाँ पैसा जमा करते हैं। जिन देशों की सरकारें अस्थिर होती हैं या जिन बैंकों की विश्वसनीयता कम होती है, वहां के लोग भी स्विस बैंकों में धन रखते हैं। इसके साथ साथ स्विट्जरलैंड की मुद्रा स्विस फ्रैंक को विश्व की प्रीमियम मुद्राओं में से एक माना जाता है। इन सभी कारणों से अन्य देशों की तुलना में लोग स्विस बैंकों पर अधिक भरोसा करते हैं और यह बात स्विट्जरलैंड अच्छी तरह समझता है। इसलिए G20 देशों हों या OECD समूह के देश, समय समय पर इन सभी ने स्विट्जरलैंड सरकार पर दबाव डाला कि आप अपने नियमों को कुछ ढीला करें, लेकिन स्विट्जरलैंड सरकार ने अक्सर सभी दबावों को नजरअंदाज किया। वास्तव में और भी सख्त नियम बनाए गए कि अगर कोई बैंक अधिकारी जानकारी बाहर देता है तो उसे दंडनीय अपराध माना जाए। अब देखते हैं कि स्विस बैंक में खाता कैसे खुलता है। पूरी दुनिया का कोई भी रेजिडेंट स्विस बैंक में खाता खोल सकता है। आप और हम जैसे लोग भी घर बैठे स्विस बैंक में खाता खोल सकते हैं। बस एक शर्त है कि न्यूनतम जमा मिनिमम राशि सामान्यतः 1 मिलियन स्विस फ्रैंक्स होनी चाहिए। बाकी अधिकतम कोई सीमा बैंक के नियमों पर निर्भर कर सकती है। स्विस बैंक में खाता खोलने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए। एक वैध पासपोर्ट जिसकी वैधता कम से कम 6 महीने हो चाहिए। साथ ही आपको अपना एक रिज्यूमे भी जमा करना होता है, जिसमें आपकी योग्यता, आप क्या काम करते हैं और आपने कब कहां काम किया, ये सब विवरण होते हैं। जो फंड आप जमा कर रहे हैं वह फंड आपके पास किस तरह से आया, इसकी डिटेल्स भी आपको देनी होती है। स्विट्जरलैंड में आप किसी भी टाइम जोन और किसी भी भाषा में बैंक से कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए हर सुविधा उपलब्ध है। पहले प्रक्रिया काफी सरल थी, पर अंतरराष्ट्रीय दबाव और नए नए मनी लॉन्ड्रिंग कानून आने के बाद स्विस बैंकों में खाता खोलना कुछ कठोर हुआ है। फिर भी इन कड़ाइयों के बाद भी कोविड के बाद से स्विस बैंकों में धन आना फिर बढ़ गया है। जो मैंने विश्व युद्ध का उदाहरण दिया था, आज जो यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, वहां भी अनिश्चितता के कारण लोग अपना धन सुरक्षित स्थान पर रखना चाहते हैं, जिससे स्विस बैंकों की मांग बढ़ गई है।
जब दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही थी, स्विस बैंकों ने भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपनाया और उपयोगकर्ताओं को मोबाइल पेमेंट सिस्टम से जोड़ने की कोशिश की। 2020 के स्विस पेमेंट सर्वे के अनुसार स्विट्जरलैंड में लोगों ने नकद की तुलना में मोबाइल पेमेंट सिस्टम का अधिक उपयोग किया। नॉर्मल अकाउंट तो कोई भी घर बैठे खुलवा सकता है। भारत से भी हम लोग खुलवा सकते हैं अगर न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हों, लेकिन स्विस बैंक विशेष रूप से अपने नंबर्ड अकाउंट के लिए प्रसिद्ध है। यह वही अकाउंट है जिसमें शक्तिशाली और अमीर लोग धन रखते हैं। नंबर्ड अकाउंट खोलना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको एक बार स्विट्जरलैंड की फिजिकल यात्रा करनी पड़ सकती है। नंबर्ड अकाउंट में आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है। दुनिया की कितनी भी शक्तिशाली सरकार हो, अगर टैक्स संबंधी जानकारी साझा करने का एग्रीमेंट स्विट्जरलैंड के साथ नहीं है, तो स्विस बैंक आपकी किसी भी जानकारी को किसी भी कीमत पर साझा नहीं करेगा। नंबर्ड अकाउंट की खासियत यह होती है कि नाम की जगह एक कोड दिया जाता है। बैंक के केवल कुछ अधिकारियों को ही पता होता है कि उन अकाउंट्स में क्या हो रहा है। सामान्यतः यदि किसी को पैसा भेजना हो तो भारत में व्यक्ति का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, शाखा आदि की जानकारी चाहिए होती है, लेकिन स्विस नंबर्ड अकाउंट में केवल एक नंबर साझा करना होता है और सारा काम हो जाता है। केवल चुनिंदा बैंक के अधिकारी ही इन डिटेल्स तक पहुंचते हैं, बाकी किसी के पास यह जानकारी नहीं जाती। नंबर्ड अकाउंट में रेगुलेटरी कंप्लायंस, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग चेक आदि सब होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठकर आकर पैसा जमा कर देता है। प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है और एक बार जब सब कुछ चेक होने के बाद आपका खाता स्विस बैंक में खुल जाता है, तो ग्राहक की पहचान बचाना स्विस बैंक की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रहता है। नंबर्ड अकाउंट के लिए बैंक के कंप्यूटर सिस्टम में ग्राहक का नाम तक दर्ज नहीं होता। बैंक का कोई भी कर्मचारी आपकी पहचान सामान्य तौर पर नहीं देख सकता। साथ ही अगर कोई साइबर क्राइम होता भी है तो भी आपका नाम बाहर आम तौर पर नहीं आता। बैंक स्टेटमेंट पर भी अकाउंट होल्डर का नाम नहीं लिखा होता। सिर्फ एक नंबर दिया जाता है जो पूरे अकाउंट का आधार होता है। इस नंबर्ड अकाउंट को चलाने में खर्च भी आता है। इसका वार्षिक शुल्क, एनुअल चार्ज, कुछ उच्च होता है। प्रायः यह कई हजार डॉलर सालाना हो सकता है। वाकई शुल्क बैंक और सर्विस के हिसाब से अलग अलग होते हैं। अगर आप स्विट्जरलैंड के बाहर रहते हैं तो बैंक आपसे एक नॉन रेजिडेंशियल फी भी चार्ज कर सकता है। कुछ बैंक यह सुविधा भी देते हैं कि यदि आप चाहें कि बैंक स्टेटमेंट आपकी देश में न जाए, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट से सरकार तक जानकारी जा सकती है, तो वह सुविधा भी उपलब्ध है, पर इसके लिए अलग फीस देनी पड़ सकती है। अन्य बैंकों में अक्सर स्टेटमेंट भेजने के लिए अलग से फीस लेनी पड़ती है और यहाँ मॉडल थोड़ा अलग हो सकता है। काफी साल पहले यह भी संभव था कि आप नंबर्ड बैंक अकाउंट से केवल नंबर का उपयोग करके इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा आम तौर पर नहीं होता। जब आप स्विट्जरलैंड के बाहर से किसी स्विस नंबर्ड अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो स्विस बैंक को आपकी पहचान उस विदेशी बैंक के साथ साझा करनी होती है, ड्यू डिलिजेंस। और जब कुछ मामलों में डिटेल्स लीक हुई तो इस तरह के सरल ट्रांसफर को बंद कर दिया गया। नंबर्ड अकाउंट हो तो आपको चेकबुक तक नहीं मिलती, क्योंकि इससे अकाउंट का उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। आपके अकाउंट में होने वाली लेन देन की पूरी ट्रेसेबिलिटी बनी रह सकती है। इसलिए नंबर्ड अकाउंट में बैंक अक्सर ट्रैवलर्स चेक जैसी वैकल्पिक सुविधाएं देते हैं, जिन्हें स्विस बैंक इशू करता है। उन चेक पर राशि पहले से मेंशन रहती है और आपको उन्हें मात्र मुद्रा की तरह उपयोग करना होता है। हो सकता है आपने कई बार समाचारों में सुना हो कि किसी विशेष सेलिब्रिटी की जांच के समय स्विस बैंक का ट्रैवलर्स चेक मिला था। इसके लिए बैंक अक्सर 1% जैसी अतिरिक्त कमीशन चार्ज कर सकता है। जहां तक भौतिक वस्तुओं की बात है, लोग गोल्ड, डायमंड और अन्य मूल्यवान फिजिकल आइटम भी दुनिया भर से छुपाकर वहां रखवा सकते हैं। इन वॉल्ट्स, सुरक्षित अलमारियों का किराया, रेंट भी होता है। कुछ में यह कई हजार डॉलर सालाना तक हो सकता है। रेंट इतना होने पर भी लोग आराम से अपनी मती सामान सुरक्षित रखते हैं। 2008 की वित्तीय क्राइसिस के बाद लोगों का मुद्रा पर से भरोसा घटा
और लोग सोना, हीरे जैसी चीजें खरीदकर इन बंकरों में रखने लगे और कोड के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी नकल करते रहते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिसमें स्विस बैंक अपने ग्राहकों की जानकारी विदेशी सरकारों को भी देता है, पर उसके लिए सरकार के पास पर्याप्त ठोस सब्सटेंशियल आपराधिक आरोप होने चाहिए। स्विट्जरलैंड में टैक्स चोरी को हर बार एक बड़ा अपराध नहीं माना जाता, इसलिए केवल टैक्स चोरी के मामलों में जानकारी स्विट्जरलैंड स्वचालित रूप से साझा नहीं करता। स्विस बैंकर्स एसोसिएशन और संबंधित नियमों के अनुसार यदि मनी लॉन्ड्रिंग, अपराधी संगठन, ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप हों, तब जानकारी शेयर की जा सकती है। और ध्यान रहे, आमतौर पर केवल जानकारी साझा की जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि सारा पैसा वापस उठाकर दे दिया जाएगा। यह जानकारी इसलिए दी जाती है ताकि आपराधिक गतिविधियों का पता लगाया जा सके। पहले किसी भी परिस्थिति में जानकारी पूरी तरह से नहीं दी जाती थी, पर नियमों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बदलावों के साथ परिस्थितियां बदलती रही हैं।